वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल राजस्थान जी की बाय एआई। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का भौतिक प्रदेश, और उसमें भी हम बात करेंगे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। जी, जिसे हम आम भाषा में थार का मरुस्थल कहते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं। ये बना कैसे? देखिए, इसकी कहानी बहुत पुरानी है। सर सिरिल फॉक्स और ब्लैंडफोर्ड जैसे जो जियोलॉजिस्ट थे, जी। उनका मानना है कि आज जहां ये मरुस्थल है, हम्म। वो टर्शियरी काल में मतलब तृतीय महाकल्प तक एक सागर का हिस्सा था। सागर का? जी, टेथिस सागर का। और ये जो थार का मरुस्थल है, ये बेसिकली ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का ही पूर्वी भाग माना जाता है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि रेगिस्तान की जगह कभी समंदर था, पर इसका कोई प्रूफ है? मतलब हम ये कैसे मान लें? हाँ, बिल्कुल हैं, और प्रमाण भी एक नहीं कई हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रमाण तो है वहां मौजूद खारे पानी की झीलें। अच्छा, जैसे सांभर, डीडवाना। एग्जैक्टली ये झीलें उसी डेथिस सागर के बचे हुए अवशेष हैं। हम्म। और दूसरा प्रमाण? दूसरा प्रमाण जमीन के नीचे मिलता है। वहां जो टर्शियरी कालीन अवसादी चट्टानें हैं, उनमें जीवाश्म खनिज मिलते हैं। जीवाश्म खनिज मतलब फॉसिल फ्यूल्स। जी, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और चूना पत्थर। यह सब इस बात का सबूत हैं कि यहाँ कभी समुद्री जीवन था। और एक और बहुत बड़ा सबूत मिला था ना जैसलमेर में? हाँ, वो तो शायद सबसे ठोस सबूत है। जैसलमेर के कुलधरा गांव में मछली के मतलब वेल मछली के अवशेष मिले हैं। अरे वाह! रेगिस्तान में वेल मछली, ये तो पक्का कर देता है कि वहां सागर था। बिल्कुल। अब ये तो हुई प्राकृतिक बात, लेकिन मरुस्थल बनने में कुछ मानवीय कारण भी हैं। अच्छा, जैसे? जैसे कि अतिचारण मतलब ओवरग्रेजिंग, फिर वनोन्मूलन, बढ़ता हुआ जनसंख्या का दबाव। और मिट्टी और पानी का गलत इस्तेमाल भी तो है। जी, मृदा और जल का अनुचित प्रबंधन, इन सब ने मिलकर प्रक्रिया को और तेज कर दिया। तो इस क्षेत्र को अलग-अलग समय पर अलग-अलग नाम भी दिए गए होंगे। हाँ, बिल्कुल। जैसे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने यहाँ की जैव विविधता को देखकर इसे रूक्ष क्षेत्र कहा। रुक्ष क्षेत्र, जी ये तो शायद किसी परीक्षा में भी आया था। जी, ये RAS 2012 का प्रश्न है। और कोई नाम? हाँ, चीनी यात्री हुएनसांग ने इस मरुप्रदेश को गुर्जरात्रा प्रदेश का नाम दिया था। गुर्जरात्रा प्रदेश। और डॉक्टर पी मरमर के अनुसार ये मरुस्थली प्रदेश ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का ही पूर्वी भाग है। अच्छा, जी तो दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता होगा। जी, जैसे अफ्रीका के सहारा में इसे इर्ग कहते हैं। इर्ग। पाकिस्तान में जो इसका हिस्सा है, उसे चोलिस्तान या चलिस्तान कहा जाता है। चोलिस्तान, ये नाम तो सुना है। तुर्किस्तान में इसे क्वेडम कहते हैं, और लीबिया व मिस्र में इसका नाम सिरिर है। और अपने राजस्थान में स्थानीय लोग क्या कहते हैं? राजस्थान में इसे स्थानीय रूप से थाली कहते हैं। और ये सवाल वीडियो 2021 में पूछा भी गया था। अच्छा, थाली। और थार नाम? थार नाम से तो इसे पूरे राजस्थान में जाना जाता है। ये राजस्थान पुलिस 2020 की परीक्षा में आया था। तो अब थार मरुस्थल की कुछ खासियतों मतलब विशेषताओं पर आते हैं। जी, देखिए, थार मरुस्थल की कई ऐसी बातें हैं जो इसे दुनिया के बाकी मरुस्थलों से अलग बनाती हैं। पहली बात तो ये कि ये विश्व का युवा मरुस्थल है। युवा मरुस्थल। जी, और ये विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल भी है। मतलब सबसे ज्यादा लोग यहीं रहते हैं। हाँ, और सिर्फ जनसंख्या ही नहीं, जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज्यादा यही है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और सुनिए, ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल भी है। और अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, हाँ। तो ये विश्व का 9वां सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। 9वां सबसे बड़ा? और इसे विश्व का सबसे धनी मरुस्थल भी तो कहते हैं। बिल्कुल। और इसी वजह से वर्ल्ड हाउस ने इसे विश्व का शक्ति ग्रह कहा है। विश्व का शक्ति ग्रह, पावर हाउस। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों तरह के ऊर्जा के स्रोत मिलते हैं। अच्छा, मतलब कोयला, गैस के साथ साथ सोलर और विंड एनर्जी भी। एग्जैक्टली। और यहाँ की जलवायु शुष्क और अर्धशुष्क प्रकार की है। और यहाँ गर्मियों में जो गर्म हवा लू चलती है उसका भी खास नाम है। जी, लू को ग्रीन ड्राउट के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन राउट। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि थार मरुस्थल भारत में निम्न वायुदाब का केंद्र है, और ये अंतरिक्ष मेहमानों मतलब उल्कापिंडों की भी पसंदीदा जगह है। सच में? हाँ, एक दशक में यहाँ 9 पीकापिंड गिरे थे। वाह! और इस मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार और मरुस्थल का केंद्र दोनों ही उपनामों से जाना जाता है। और सिंह द्वार? मरुस्थल का सिंह द्वार शेखावाटी को कहा जाता है। ठीक है, अब इसके विस्तार की बात करते हैं। ये कहाँ-कहाँ तक फैला है? थर्मरुस्थल
2 देशों में फैला है, भारत और पाकिस्तान। कितना कितना प्रतिशत? लगभग 62% भारत में और 38% पाकिस्तान में। ये RAS 2016 का सवाल था। अच्छा, और भारत में? भारत में ये 4 राज्यों में फैला है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। लेकिन सब ज्यादा तो राजस्थान में ही है ना? जी। भारत में थार मरुस्थल का लगभग 62% हिस्सा पाया जाता है, जिसमें से 58% अकेले राजस्थान में है। अच्छा, अब सिर्फ राजस्थान के संदर्भ में इसका विस्तार देखें तो ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 61.11% भाग पर फैला हुआ है। 61.11%, मतलब आधे से भी ज्यादा राजस्थान। जी, और यहाँ प्रदेश की 40% जनसंख्या रहती है। ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और इसरो की 2007 की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी राजस्थान का 67% भाग मरुस्थल से प्रभावित है। एक और आंकड़ा है कि भारत में थार मरुस्थल के विस्तार का लगभग 93.54% राजस्थान में है। इसीलिए तो इसे भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर पी मरमर ने कहा है कि मरुस्थलीय प्रदेश के पूर्वी भाग को थाली और पश्चिमी भाग को थार कहते हैं। अच्छा, और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? इसकी लंबाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक 640 किलोमीटर है और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक 300 किलोमीटर। और ऊंचाई? इसकी औसत ऊंचाई उत्तरी भाग में 300 मीटर और दक्षिणी भाग में लगभग 150 मीटर है। मतलब दक्षिणी भाग कम ऊंचा है। जी, और यहाँ वर्षा कम होने का मुख्य कारण है अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होना। हाँ, ये तो हमने पढ़ा है। और इसका निर्माण? इसका निर्माण प्लिस्टोसीन काल में हुआ था और ये तैथिस सागर का अवशेष है। ठीक है। और इस प्रदेश का ढाल किस तरफ है? इसका ढाल पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर है। एक बार आंकड़े फिर से दोहरा लेते हैं। क्षेत्रफल 61.11%। क्या 40%? जी, और थार मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल 2,38,254 वर्ग किलोमीटर है। अब ये बताइए कि इस मरुस्थलीय प्रदेश में कौन-कौन से जिले आते हैं? परंपरागत रूप से इसमें राजस्थान के 12 जिले आते हैं: श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, पाली, जालौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को नया जिला बनने पर इसमें शामिल हुआ। और अब जो जिलों का पुनर्गठन हुआ है उसके बाद इसमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जालौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, डीडवाना कुचामन, फलोदी और जोधपुर शामिल हैं। मतलब कई नए जिले भी अब इसका हिस्सा हैं। जी, बालूका स्तूपों के आधार पर इसे 2 भागों में भी बांटा गया है। अच्छा, पहला बीकानेर संभाग, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर है, और दूसरा जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग में। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जालोर, जोधपुर। ठीक है, अब जरा इसकी भौगोलिक स्थिति मतलब अक्षांश और देशांतर की बात कर लेते हैं। जरूर। इसका विस्तार 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। और देशांतर? और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। यहाँ की जलवायु तो शुष्क और विषम होगी? जी, शुष्क व अत्यधिक विषम, और औसत वार्षिक वर्षा 20 से 50 सेंटीमीटर होती है। और मिट्टी? प्रमुख मिट्टी रेतीली व बलुई है। यहाँ पेड़ पौधे कैसे मिलते हैं? यहाँ मरुद्भिद वनस्पति और कंटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। जैसे? प्रमुख वृक्ष हैं रोहिड़ा, खेजड़ी, थोर, नागफनी, केंकड़ा, खजूर, आंख, कैर, बेर। और खेजड़ी जिसे कल्पवृक्ष भी कहते हैं? बिल्कुल। और यहाँ की प्रमुख फसल बाजरा है। अच्छा, और यहाँ के वन्य जीवन के बारे में कुछ खास? हाँ, जैसलमेर में जो सेवण घास की पट्टी है, वहाँ हमारा राज्य पक्षी गोडावण अंडे देता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। जी, इस प्रदेश की प्रमुख नदी लूनी और उसकी सहायक नदियां हैं, जिन्हें मारवाड़ की जीवन रेखा कहते हैं। सही। और यहाँ की सबसे लंबी नहर? वो तो इंदिरा गांधी नहर है, मरुगंगा। बिल्कुल। मारवाड़ के अनुसार मरुस्थल के 2 प्रकार हैं, अनुपजाऊ मरुस्थल और ताल छापर। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभयारण्य भी यही है। जी, मरु उद्यान, जो जैसलमेर, बाड़मेर में है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। और सबसे छोटा दूदू है। सही। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में है। और खनिजों के मामले में? ये प्रदेश धात्विक खनिजों के अभाव वाला है, पर यहाँ कोयला, पेट्रोलियम और गैस की प्रधानता है। चलिए अब कुछ बहुत महत्वपूर्ण जलवायु विभाजन रेखाओं की बात करते हैं, मतलब समवर्षा रेखाओं की। जी,
इसमें सबसे पहले आती है 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। ये क्या करती है? यह उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। कौन कौन से? पहला शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा अर्ध शुष्क प्रदेश, जिसे राजस्थान बांगर भी कहते हैं। और 10 सेंटीमीटर की रेखा? 10 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है और ये रेखा केवल जैसलमेर से गुजरती है। सिर्फ जैसलमेर से? जी। फिर है 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, जो पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा बनाती है। और सबसे महत्वपूर्ण 50 सेंटीमीटर वाली? हाँ, 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। ये अरावली की पश्चिमी सीमा और मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। मतलब ये राजस्थान की क्लाइमेट डिवाइड लाइन है? एक तरह से कह सकते हैं। अब इस मरुस्थलीय प्रदेश के विभाजन को देख लेते हैं। ठीक है। पहला भाग है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और पश्चिमी चूरू तक फैला है। और नए जिलों के हिसाब से? नए जिलों के हिसाब से इसमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलोदी और पश्चिमी चूरू शामिल हैं। और दूसरा भाग? दूसरा भाग है राजस्थान बांगर या अर्ध शुष्क मैदान। इसमें कौन से जिले हैं? इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, दक्षिण पूर्वी जोधपुर, पाली, जालौर और दक्षिण पूर्वी बाड़मेर शामिल हैं। और नए जिलों के पुनर्गठन के बाद? उसके बाद इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, डिडवाना कुचामन, दक्षिण पूर्वी जोधपुर, पाली, बालोतरा का कुछ क्षेत्र, जालौर और दक्षिण पूर्वी बाड़मेर आते हैं। और इस पूरे क्षेत्र में कई तरह के बालू का स्तूप, मतलब रेत के टीले भी पाए जाते हैं, है ना? जी बिल्कुल, जैसे बरखान जो अर्धचंद्राकार होते हैं, अनुप्रस्थ स्तूप, सीफ और पर्वलेख, कई तरह के स्तूप यहाँ मिलते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।